शक्ति पावर एक ऐसा अदृश्य खेल जो हर जगह हर पल खेला जा रहा है। इस खेल में या तो कोई शातिर खिलाड़ी होता है या फिर कोई मोहरा। इसके दांव सच में बहुत ऊंचे हैं। आज इतिहास और मनोविज्ञान की गहरी परतों को खोलकर इसी बेहद जटिल और दिलचस्प खेल के नियमों को डिकोड किया जाएगा। अब 48 अलग अलग नियमों की उस लंबी चौड़ी लिस्ट में उलझने के बजाय इस पूरे कॉन्सेप्ट को 6 बहुत ही साफ और आसान पिलर्स में बांटा गया है। पावर का खेल, अपनी इमेज को कंट्रोल करना, भरोसे के छिपे हुए खतरे, धोखे की कला, रणनीतिक चालें और आखिर में इस पावर की असली कीमत। इन 6 पिलर्स के जरिए इसके मनोविज्ञान को समझना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और इस पूरी फिलॉसफी की नींव को समझते हैं। पहला विषय है शक्ति का खेल और इसका पूरी तरह से नीति निरपेक्ष यानी अमोरल ढांचा। यहाँ बाल्टासार ग्रैचियन का एक बहुत ही गहरा कोट याद आता है, हर चीज का आकलन उसके दिखावे से होता है, जो दिखाई नहीं देता उसका कोई मोल नहीं। ये लाइन एकदम साफ कर देती है कि पावर का खेल सही या गलत की नैतिकता से बहुत ऊपर है। सच कहें तो ये पूरी तरह से परसेप्शन यानी लोग आपको कैसे देखते हैं, सिर्फ उस दिखावे का गेम है। तो असल में ये लॉज ऑफ पावर हैं क्या? बेसिकली ये ऐतिहासिक रणनीतियों, मनोवैज्ञानिक पैंतरेबाजी और उन अचूक चालों का एक शानदार निचोड़ है जिनका इस्तेमाल सदियों से लीडर्स अपना कंट्रोल बनाने और उसे बनाए रखने के लिए करते आए हैं। चाहे आज का मॉडर्न कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो या फिर राजा महाराजाओं का सदियों पुराना इतिहास, सत्ता का ये फॉर्मूला कभी नहीं बदलता, ये बिल्कुल सेम रहता है। अब फोकस करते हैं बाहरी दुनिया पर। दूसरा मुख्य पिलर है छवि और प्रतिष्ठा में महारत हासिल करना, और इसी के साथ हमेशा सुर्खियों में यानी स्पॉटलाइट में रहने के उस छिपे हुए खतरे को भी समझना। इतिहास का एक बहुत ही कड़वा नियम है, कभी भी अपने बॉस या अपने मास्टर से ज्यादा चमकने की गलती न करें, और ये कहानी बहुत ही शानदार तरीके से इस बात को दर्शाती है। निकोलस फोके ने एक बेहद शानदार पार्टी दी जिसने उनके ही राजा लुई 14वें को भी फीका कर दिया। नतीजा, उन्हें जिंदगी भर के लिए एकांत जेल में डाल दिया गया। इसके बिल्कुल उलट महान वैज्ञानिक गैलीलियो को देखिए, उन्होंने जुपिटर के चांद का नाम मेडिसी परिवार के नाम पर रख दिया, उन्हें लाइमलाइट दी और बदले में गैलीलियो को बेतहाशा पैसा और सपोर्ट मिला। पावर के इस गेम में अपनी साख यानी रेप्यूटेशन को बचाकर रखना लिटरली सबसे अहम है। कभी भी खुद को डिफेंड करते वक्त डेस्परेट या हताश न दिखें। इसके बजाय बड़ी ही चतुराई से अपने विरोधियों के बारे में लोगों के मन में हल्का सा शक डाल दें, ठीक वैसे ही जैसे मशहूर एंटरटेनर पीटी बार्नम ने अपने दुश्मनों के खिलाफ किया था। और हाँ, अगर कभी आप पर सीधा हमला हो तो बचाव के लिए ह्यूमर और हल्के फुल्के मजाक का ढाल की तरह इस्तेमाल करें। चलिए अब ह्यूमन साइकोलॉजी और रिश्तों की डायनामिक्स में चलते हैं। तीसरा पिलर एक ऐसा कॉन्सेप्ट सामने रखता है जो अक्सर लोगों को चौंका देता है, विश्वास के खतरे। अब ये सवाल सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन दोस्तों से दुश्मनों के मुकाबले ज्यादा क्यों डरना चाहिए, है ना? अजीब। लेकिन ये काउंटर इंट्यूशन विचार इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम दोस्तों के साथ काम करते हैं तो प्रोफेशनल बाउंड्रीज अक्सर धुंधली हो जाती हैं, और यही चीज आगे चलकर छिपी हुई जलन और एहसान फरामोशी को जन्म देती है। इसे प्रूव करने के लिए इतिहास के 2 पन्ने पलट कर देखते हैं। बिजांटिन के शासक माइकल ने अपने सबसे करीबी दोस्त बेसिलियस को ऊंचे पद पर बिठाया, और जानते हैं क्या हुआ? उसी दोस्त ने सत्ता के लालच में माइकल की ही हत्या कर दी। इसके बिल्कुल ऑपोजिट चीन के सम्राट सोंग को देखिए, उन्होंने अपने राइवल जनरल्स को बड़े सम्मान के साथ रिटायर कर दिया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने 300 साल से चले आ रहे खूनी तख्ता पलट के साइकिल को हमेशा के लिए तोड़ दिया। सच तो ये है कि दुश्मन आपसे कोई उम्मीद नहीं रखते, इसलिए वो अक्सर उन दोस्तों से ज्यादा वफादार निकलते हैं जो खुद को हकदार समझने लगते हैं। अब इन नियमों के थोड़ी डार्क और रहस्यमयी पहलू की ओर मुड़ते हैं। चौथा पिलर है धोखे की कला और अपने असली इरादों को छिपाकर रखना। एक धोखेबाज तर्क अक्सर 3 मेन स्टेप्स में काम करता है। पहला, ऐसा दिखावा करें जैसे आपको कुछ नहीं पता। दूसरा, बातों को टेक्निकली इतना घुमा दे कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाए। और तीसरा, बिना कुछ लिए कुछ बहुत बड़ा देने का ऑफर करे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। कुख्यात कॉन आर्टिस्ट यानी ठग विक्टर लस्टिग ने इन्हीं सेम स्टेप्स का इस्तेमाल करके एक शरीफ को पूरी तरह से बेवकूफ बना दिया था।
और इसी लस्टिक ने कुख्यात गैंगस्टर एल कपोन पर भी एक गजब का दाव खेला था, जिसे सिलेक्टिव ऑनेस्टी कहते हैं। उसने कपोन को पूरे $50,000 की रकम चुपचाप वापस कर दी। जरा सोचिए, एक ठग द्वारा इस तरह ईमानदारी से पैसे वापस करने पर उस खूंखार गैंगस्टर का भी सारा गार्ड और शक पूरी तरह से टूट गया था। इंसानी फितरत है कि वो जो देखता है उस पर भरोसा कर लेता है। इसलिए अपने इरादों को छुपाने के लिए अक्सर ध्यान भटकाना, स्मोक स्क्रीन्स बनाना या फिर झूठी ईमानदारी दिखाना, ये सब सबसे ज्यादा काम आते हैं। ये टूल्स इतने इफेक्टिव हैं कि आपके विरोधियों को पूरी तरह से भटका देते हैं और उन्हें व्यर्थ की चीजों में उलझाए रखते हैं। अब प्लानिंग से आगे बढ़कर एक्शन पर आते हैं। 5वां पिलर है रणनीतिक कार्रवाई और दूसरों से काम निकलवाने का महत्व। ये दिखाता है कि इतिहास और बिजनेस में पावर का प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल किया जाता है। थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला का ये किस्सा एक बहुत ही रूथलेस नियम को सामने लाता है। दूसरों से काम करवाओ और सारा क्रेडिट खुद ले लो। एडिसन ने एक से बढ़कर एक टैलेंटेड लोगों को काम पे रखा, उनके पेटेंट्स का क्रेडिट खुद लिया और बेतहाशा दौलत कमाई। जबकि दूसरी तरफ टेस्ला ने वो सारा थका देने वाला मेहनत का काम किया, लेकिन वो आखिर में गुमनामी के अंधेरे में ही रहे। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि रणनीतिक एक्शन का पूरा निचोड़ ओटो वॉन बिस्मार्क के इस शानदार कोट में छिपा है। मूर्ख कहते हैं कि वो अपने अनुभव से सीखते हैं, जबकि मैं दूसरों के अनुभव से मुनाफा कमाना पसंद करता हूँ। दूसरों के टैलेंट और उनकी कड़ी मेहनत का फायदा उठाना इस पावर गेम का एक बहुत ही क्रिटिकल हिस्सा है। अब हम इस डीप डाइव के बिल्कुल क्लाइमैक्स पर पहुंच चुके हैं। छठा और आखिरी पिलर है परम कीमत, यानी मुकुट का भारी बोझ। एब्सोल्यूट पावर या पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के बाद जो भारी नुकसान और अकेलापन आता है, उसे समझना भी उतना ही जरूरी है। देखिए, पावर हासिल करना भले ही अल्टीमेट गोल हो सकता है, लेकिन सत्ता मिलने के बाद बड़ी बड़ी दीवारें बनाकर खुद को दुनिया से काट लेना, ये सच में सबसे खतरनाक कदम होता है। आइसोलेशन यानी अलगाव एक लीडर को जरूरी और ग्राउंड लेवल की इन्फॉर्मेशन से पूरी तरह काट देता है। इससे वो अंदर ही अंदर पैरानॉइड हो जाते हैं और अपने दुश्मनों के लिए एक बहुत ही विजिबल और आसान टारगेट बन जाते हैं। चीन के पहले सम्राट चिन शी हुआंग का पतन इसका एक बहुत ही दर्दनाक उदाहरण है। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो पहले साल में उन्होंने कन्फ्यूशियस के लेखन पर बैन लगाकर फालतू के दुश्मन बनाए। 5वें साल तक पैरानोया यानी एक अनजाना सा डर उन पर इतना हावी हो गया कि वो अपने ही महल में किसी कोने में छिप गए। 10वें साल तक नौबत ये आ गई कि वो भेस बदलकर यात्रा करने लगे ताकि कोई पहचान न ले, और उनके आखिरी साल में वो अपने ही दरबार से बहुत दूर, बिल्कुल अकेले, जहर का शिकार होकर मारे गए। समाज से पूरी तरह कट जाना एक न एक दिन पतन जरूर लाता है। तो आज का ये पूरा विश्लेषण इस एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म होता है। पावर को हमेशा से सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल किया गया है, लेकिन क्या इन नियमों में महारत हासिल करने से इंसान को सच में अल्टीमेट फ्रीडम मिलती है, या फिर ये सिर्फ एक कभी न खत्म होने वाला डर और पैरानोया पैदा करता है? क्या पावर का ये ज्ञान आपके लिए एक ढाल बनेगा या फिर एक अभिशाप? ये बात यकीनन बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है।